जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। चलिए साथियों, आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ का जो अलग अलग टॉपिक है वो सब का एक मिक्स क्वेश्चन। जी हाँ, हमने पिछली क्लास में इसके पहले का किया था, अब उसके आगे का चर्चा करेंगे। तो टॉपिक यहाँ कोई एक नहीं है, बल्कि सामने जितने भी टॉपिक हमने कर लिए हैं कूट वाले प्रश्नों में, उसी कूट वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक के हम आसान प्रश्न अभी लेकर आए हैं। तो ये एमसीक्यू आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। और जिनकी तैयारी अगर अच्छी चल रही है, तो अगर यहाँ आप बना रहे हैं मतलब बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और रही बात पिछली क्लास की, जो आपने अभी तक नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार YouTube में प्लेलिस्ट पर जा करके सारे वीडियो देख ले, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले वाली क्लास आपको YouTube पर मिल जाएगी, अगर कोई नहीं देखा है तो वहां से एक बार देख लेवे। बाकी ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और इजी भी नहीं है, एक एवरेज लेवल का प्रश्न है। तो आप अगर ये बना रहे हैं मतलब आपकी तैयारी चल रही है शानदार। चलो आ जाओ। तो आपके स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न, फटाफट इसका करेक्ट उत्तर आप सभी दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित बांध नदी युग्म देखे, तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। फटाफट कमेंट करके अपना सही उत्तर बतावे। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोंढूर बांध सोंढूर पर है, खरखरा बांध शिवनाथ पर है, रविशंकर सागर महानदी पर है, हसदेव बांध अरपा पर है। तो आपको बता दूं कि जो सोंढूर बांध है वो बिल्कुल सोंढूर नदी पर ही है। ये सोंढूर नदी नरियर पानी क्षेत्र से निकलती है और धमतरी और गरियाबंद के बीच में सीमा बनाते हुए मिल जाती है कहाँ, पैरी नदी पर। तो बिल्कुल सही है। खरखरा बांध जो है, ये जो है खरखरा, ये वाला जो बांध है वो खरखरा नदी पर है और खरखरा नदी बालोद जिले में बहती है। तो ये शिवनाथ की सहायक नदी है, बल्कि आप बोल सकते हैं खरखरा बांध खरखरा नदी पर है, न कि शिवनाथ पर। लेकिन शिवनाथ की सहायक नदी का नाम खरखरा है। तो बांध कहाँ है पूछ रहा है, तो बांध जो है वो खरखरा पर है, इसलिए गलत हो जाएगा। रविशंकर जलाशय, आप सभी को बता दूं कि धमतरी जिले में महानदी पर पंडित रविशंकर जलाशय, जिसे हम गंगरेल बांध भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। हसदेव बांध ये आपको हसदेव नदी पर मिलेगा, ना कि अरपा। तो ऑप्शन के हिसाब से 1 और 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 और 3, ठीक है। चले आगे। चलिए आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका उत्तर दे। निम्नलिखित जल परियोजनाएं किस जिले में है? तो आप सभी को पता होगा मिनीमाता जलाशय बांगो, ये जो है कोरबा जिले में ही है, कोई डाउट नहीं, सबको पसंद पता है, आसान सा प्रश्न था। कोडार परियोजना गरियाबंद में है, ये बिल्कुल गलत है। कोडार जो है ये महासमुंद जिले पर है। रुद्री धमतरी तो बिल्कुल सही है। और तांदुला जलाशय राजनांदगांव नहीं बालोद में है। तो 1 और 3 सही उत्तर होगा बी। उम्मीद करता हूं सबका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलो इसको थोड़ा विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित में कौन सा त्रिवेणी संगम सही है? त्रिवेणी संगम सही है पूछ रहा है, तो थोड़ा देख लेवे। शिवनाथ महानदी पैरी, क्या ये कोई संगम है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैरी नदी के साथ महानदी का तो मिलन होता है, लेकिन यहां सोंढूर होता है ना कि शिवनाथ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शिवनाथ के साथ महानदी का तो संगम होता है, लेकिन यहां पैरी नहीं जोग का होता है, इसलिए तो भी गलत हो जाएगा। जोग नदी इंद्रावती महानदी, तो जोग और महानदी तो मिलती है, लेकिन ये इंद्रावती यहां पर नहीं मिलती, तो ये भी गलत हो जाएगा। सोन मन्यारी अरपा, तो मन्यारी और अरपा तो शिवनाथ की सहायक नदी है, सोन पर कहां जाके मिलती है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अब शिवनाथ में हाँ भाई खारून मिलती है, तांदुला मिलती है, लेकिन ये संगम है क्या? प्रश्न पूछ रहा है त्रिवेणी संगम, तो यहां पर त्रिवेणी संगम तो नहीं है, क्योंकि शिवनाथ नदी जैसे निकल रही है तो खारून नदी बलौदा बाजार सोमनाथ पर मिलती है, तांदुला तो यहीं बालोद क्षेत्र के आगे मिलती है। तो कुल मिला करके ये दोनों संगम तो नहीं, मिलती जरूर है शिवनाथ पर, ये भी
लेकिन त्रिवेणी संगम तो नहीं है, क्योंकि ये कहाँ, बलौदा बाजार के यहाँ कहाँ, ठीक है, तांदुला दुर्ग के पास, तो कहाँ मिलेगी? तो दोनों, ये दुर्ग के पास बह रही है, ये बलौदा बाजार के पास, तो कहीं ना कहीं दूरी बहुत है, तो संगम तो बन ही नहीं सकता। तो संगम दूरी ज्यादा, तो संगम पॉसिबल नहीं, वो भी त्रिवेणी संगम तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो भाई सही क्या है? तो सही यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सभी के सभी गलत है, क्योंकि कुछ सही ही नहीं है, ऑप्शन गलत है। तो यहाँ क्वेश्चन को विलोपित करें। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि शिवनाथ खारून के साथ, शिवनाथ में खारून मिलती है, शिवनाथ में तांदुला मिलती है, लेकिन त्रिवेणी संगम नहीं है। मनियारी अरपा शिवनाथ में मिलती है, जोक महानदी पर और महानदी पर शिवनाथ मिल जाती तो बिल्कुल ये संगम बन जाता, और महानदी शिवनाथ पर जोक मिलती तो एक संगम बनता। लेकिन यहाँ सब के सब गलत, ऑप्शन गलत होगा, 23 का ऑप्शन भी गलत, क्वेश्चन भी गलत। बाकी आपको पता चल गया क्या होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका करेक्ट उत्तर बताओ भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लो भाई फिर से प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, लड्डू जैसा खाना है बस। तो अरपा नदी मानसून पर निर्भर रहता है क्या? आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी ज्यादातर नदियां हैं सब मानसून पर ही निर्भर होती है, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत पानी मिलेगा, लेकिन अरपा नदी गर्मियों के टाइम में सूख जाती है। तो अरपा नदी मानसून पर, भाई बिल्कुल मानसून पर निर्भर करती है। पैरी नदी का अधिकतर प्रवाह जंगली क्षेत्र में है, तो बता दूं कि पैरी नदी जो है वो आती है कहाँ? भातरगढ़ की पहाड़ी से, और वो क्षेत्र थोड़ा सा उच्च भूमि का है, तो पहाड़ी पठारी क्षेत्र से होते हुए आती है, तो बीच में जंगल है, तो जंगली क्षेत्र में बिल्कुल अधिकतर प्रवाह इसका होता है, ये भी सही बात है। मांड नदी महानदी की सहायक नदी, बिल्कुल सही है। मांड नदी जो मेन पार्ट से आती है और ये चंद्रपुर में महानदी पर मिल जाती है, तो ये भी सहायक नदी है, उत्तरी सहायक नदी। इंद्रावती नदी को लाइफ लाइन ऑफ बस्तर कहा जाता है, तो ये सबको पता होगा। इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में बहती है, लेकिन आती उड़ीसा से है और मिल जाती है गोदावरी में। छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में बहते हुए ये मिल जाती है गोदावरी में। बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग की बिल्कुल लाइफ लाइन कहलाती है। इसकी लंबाई 264 किलोमीटर, तो ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट उत्तर होगा डी। ओके चले आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका करेक्ट उत्तर दो। अब तक हमने जो प्रश्न देखा थोड़ा सा टफ लगा, अब जो प्रश्न आएगा एकदम लड्डू। कैसा लड्डू? मुर्रा लड्डू, ठीक है। मुर्रा लड्डू चबाने की भी जरूरत नहीं, खाए, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उत्तर सामने नजर आएगा। चलो फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ का कौन से जिला मैकल पर्वत श्रेणी का भाग है? तो भाई भाग तो कबीरधाम है, मुंगेली भी है, बेमेतरा नहीं है, राजनांदगांव भी है। तो भाई आप सभी को बता दूं, छत्तीसगढ़ का जो मैकल श्रेणी है वो ऊपर मुंगेली से लेके नीचे मोहला मानपुर तक फैला हुआ है, तो इस बीच में तो ऊपर में मुंगेली तो आएगा ही आएगा, मुंगेली के नीचे कबीरधाम भी आएगा, इसके नीचे केसीजी भी आएगा, राजनांदगांव भी आएगा, इसके नीचे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी भी आएगा। तो यहाँ पर तो ये सभी के सभी है, तो यहाँ पर केवल बेमेतरा नहीं है। तो क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मैकल श्रेणी का भाग नहीं है होना चाहिए था, यहाँ पर भाग नहीं है, तो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक, तो नहीं है बोलता तो बेमेतरा सही उत्तर लगाता। अब है तो यहाँ सभी के सभी है भाई, केवल बेमेतरा नहीं है, तो बेमेतरा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक, बाकी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का अगर मैं परिवर्तन कर दूं, नहीं है तो बेमेतरा नहीं है, ठीक है। ओके ठीक, आगे बढ़ाए गाड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शैल समूह छत्तीसगढ़ में सबसे व्यापक रूप में पाया जाता है? आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो शैल समूह है वो आर्कियन चट्टानों का है, और यही आर्कियन चट्टानों का ही जो रूपांतरित रूप है वो धारवाड़ है। तो हम उस हिसाब से धारवाड़ शैल समूह को ही उत्तर लेंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आर्कियन है, आर्कियन के बाद अगर आप देखोगे तो दूसरा प्राचीन धारवाड़ है, फिर कडप्पा, फिर विंध्याचल, फिर आता है आपका गोंडवाना और फिर दक्कन।
लेकिन प्रतिशत में बात करें तो आर्कियन चट्टानों का विस्तार छत्तीसगढ़ में 50% से ज़्यादा है। वहीं कडप्पा चट्टानों का विस्तार 25 से 30% तक है और गोंडवाना शैल समूह का विस्तार 17% है। तो यहाँ धारवाड़ शैल समूह का कोई प्रतिशत में नहीं है जानकारी, लेकिन आपको बता दूं कि आर्कियन धारवाड़ दोनों सेम ही चीज है। सेम हालांकि नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका प्रथम अवसादी चट्टान है। तो यहां पर क्वेश्चन को अगर ये ऐसा पूछ दे तो आपका करेक्ट उत्तर धारवाड़ को ही लेना है। तो आर्कियन से ही धारवाड़ बना है, प्रथम अवसादी चट्टान है। तो यहां पर आर्कियन धारवाड़ को ही बोलना चाह रहा है। तो आप समझ जाइए कि धारवाड़ चट्टानों का विस्तार एक तरीके से छत्तीसगढ़ में सभी जगह है। ठीक है, तो आर्कियन धारवाड़ बोलने का मतलब यही। तो आप ऐसे समय उत्तर बी को ले। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी पहले नंबर पर आर्कियन है, तो आप याद रखना कडप्पा चट्टान का विस्तार ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद गोंडवाना चट्टान का विस्तार है 17%। ठीक, लेकिन ऐसे प्रश्न में अगर आ जाए तो आर्कियन मतलब धारवाड़ को ही और धारवाड़ मतलब आर्कियन को ही कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। सीजी टेट 2026 पेपर 1 का कौन सा बैच अभी लॉन्च हुआ है? तो आपको बता दूं कि अभी अभ्यास बैच चल रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सीजी टेट के कोर्स ऑलरेडी ले चुके हैं और अभी सोच रहे हैं किसको ले या ना ले। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी कोर्स को ले चुके हैं उस पर फोकस रहे। ठीक है, और जो नहीं लिए हैं अभ्यास बैच, अगर लग रहा है कि आपका वो वाला बैच में तैयारी आपकी ओके है, हो चुकी है, कंप्लीट हो चुके हैं, तो बिल्कुल अभ्यास बैच का भी फायदा उठा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज मिलेगा, 10,000 MCQ वार विषय वार मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑफर है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अभ्यास बैच आपको अभ्यास कराएगी और नई चीज अभ्यास, नया चीज है, नए तरीके से अभ्यास कराएगी, तो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होगा। तो जो नहीं लिए साथी वो बिल्कुल इसको देखे और आज ही परचेस कर लेवे। अभी भी ऑफर जारी है तो आप इसका फायदा उठा लेवे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यही है कि छत्तीसगढ़ के साध्य PSC एकेडमी में जो कोर्स है शिक्षक एवं सहायक का, ये कब से स्टार्ट हो चुका है? तो आपको बता दूं कि ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इसकी वैलिडिटी है 12 महीने की। तो 12 महीने की पूरी वैलिडिटी, ये नहीं कि रिकॉर्डिंग क्लास दिया जा रहा है। पूरी टीम आपके सामने है, ये पूरी टीम आपके सामने है। यहाँ पर आपको शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती में पूरी क्लास लाइव, VOD, ओल्ड बैच, सारी चीज़ें आपको ये विशेषताएं मिलेगी। ये आने वाले ठीक है सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपको बिल्कुल काम आएगा। 12 महीने की वैलिडिटी है, मतलब समझ जाओ कि ये लाइव क्लास आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये 1 दिसंबर अभी भी स्टार्ट हुई है। तो जो छात्र को नहीं पता वो बिल्कुल आज ही इसको देखे और परचेस करे। बाकी मेहनत आपका, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। आप सभी को बता दूं कि बिना आपके मेहनत के कोई चीज़ संभव नहीं। आप कितना भी कोर्स ले ले, कितना भी बुक ले ले, कोई मतलब नहीं। आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत ईमानदारी से करनी होगी। हम क्या करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली देते हैं। हकीकत बात तो यह है कि जो तसल्ली खुद को ना दे, उसको बस यही देखे कि मुझे एक पोस्ट चाहिए, इस साल मैं एक पोस्ट लूँगा। अब उसके सामने कोई भी इधर उधर का ना पार्टी कोई नज़र आता है, ना कोई फंक्शन नज़र आता है, ना खाने पीने का कोई ठिकाना नज़र आता है, ना किसी चीज़ का कोई पता नहीं, मोबाइल में क्या चल रहा है, कौन क्या है, आजू बाजू कुछ पता नहीं, मोबाइल का सोशल मीडिया से कोसों दूर। तो ऐसे छात्र सिलेक्शन जरूर पाते हैं, भले देर सही लेकिन सिलेक्शन जरूर पाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी, सभी चीज़ों से कुछ समय के लिए दूर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, किसी की शादी हो, या कुछ भी जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ला रही है, तो आप बिल्कुल इससे डिस्टेंस बना के चले और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करें। परीक्षा कब होगी इसको ना सोचे, आप परीक्षा की तैयारी बस करें। परीक्षा जब भी होगी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलो प्रश्न आपके सामने है। रायपुर दुर्ग क्षेत्र किस भौतिक क्षेत्र का प्रमुख भाग है? आप सभी को बता दूं कि जो रायपुर दुर्ग है, ये देखो, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मध्य भाग और यही तो है ये दुर्ग और ये है रायपुर। तो किस भौतिक क्षेत्र का प्रमुख भाग है? तो आपको बता दूं ये महानदी मैदान का भौतिक भाग है। ठीक है, तो दुर्ग रायपुर महानदी का
महानदी मैदान का भौतिक भाग है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। चलो अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस दिशा में है? तो आपको बता दूं कि छोटा नागपुर बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लड्डू जैसा मैंने बोला, ज़्यादा टफ नहीं, इजी क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है। तो फटाफट इसका आंसर आप देते चलो, थोड़ा स्पीड हम इसको खत्म कर देते हैं फटाफट। एक क्विक रिवीजन समझो, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कूट वाले, तो ये आसान प्रश्न भी तो बनना चाहिए। कई बार हम टफ पढ़ते हैं, आसान गलत करके आते हैं, टफ सही कर देते हैं लेकिन आसान गलत। इसलिए सभी तरह का प्रश्न आपको हल करना है। आपके माइंड को हर तरीके का कला, चाहे वो आसान हो चाहे वो टफ हो, हर तरीके का प्रश्न बनाने आना चाहिए। कई बार हम टफ प्रश्न को इतना बना लेते हैं कि आसान प्रश्न गलत हो ही जाता है। तो इसलिए अपने आप को हर तरह से ढाले। तो यहां पर आपको मिलेगा उत्तर, ये है आपका पूर्व, इस दिशा में है छोटा नागपुर। तो किस दिशा में है छोटा नागपुर? तो उत्तर पूर्व, करेक्ट आंसर होगा ए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, छत्तीसगढ़ का कौन सा भूभाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर आता है, रायपुर तो मैदानी है, दुर्ग मैदानी है, महासमुंद भी मैदानी। तो करेक्ट आंसर होगा बस्तर। बहुत आसान सा प्रश्न है, भूभाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये होगा बस्तर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, कोयला प्रांत का प्रमुख विस्तार किस जिले में है? आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में कोयला का भंडार, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ठीक, और उत्पादन में छत्तीसगढ़ हर बार देश में कोई ना कोई स्थान ग्रहण करता है। इसका भंडारण में अगर देश में देखोगे, देश में कोयले का कितना भंडार है और देश में कोयले का कितना उत्पादन हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रतिशत में आपको बता दूं कि इस जो देश में प्रतिशत में हमारे छत्तीसगढ़ में 20.5% कोयला है। अगर पूरे भारत देश में 100% कोयला है तो हमारे छत्तीसगढ़ में 20.5% कोयला है। और इस बार छत्तीसगढ़ का जो कोयले में उत्पादन हुआ वो 20.73% हुआ है। तो यह आंकड़े आपको भी 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से याद रखना है। तो कोयले का भंडार भारत में जितना भी है उसका 20.5% हमारे छत्तीसगढ़ में है, और कोयले का उत्पादन पूरे भारत में जितना भी हुआ उसमें से 20.73% हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ है। तो कोयले का राजस्व में योगदान याद रखना 27% का है। मुख्य जो राजस्व है ना, कोयला खनिज राजस्व में याद रखना कोयले का योगदान कितना प्रतिशत, कोयला का नहीं बोलेंगे यहां, पूरे कंप्लीट खनिज का बोलेंगे। तो खनिज का, ठीक है, राजस्व में योगदान 27% है। केवल अगर कोयले की बात करेंगे तो कोयला का पूरे देश में भंडारण में 20%, 20.5%, और उत्पादन में इस बार कोयला 20.73% के साथ है। ठीक है, तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से रैंक पर है? तो याद रखिएगा, अभी छत्तीसगढ़ कौन से रैंक में, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी आपको बता दूं कि उत्पादन ज्यादा पूछता है, लोहे की बात करूं या कोयले की बात करूं या किसी भी खनिज की बात करूं, किसका कितना उत्पादन हुआ प्रतिशत में, देश में योगदान कितना है? तो देश में योगदान हमारे छत्तीसगढ़ के जो कोयले का है वो 20.73% है। ठीक है, ओके चले आगे। चलो, तो यहां पर याद रखना उत्पादन में कौन सा रैंक है, तो याद रखिएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा, चलो बता दिया मैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो, तो कोरबा यहां का करेक्ट उत्तर होगा। कोयला प्रांत का प्रमुख विस्तार किस जिले में है? तो कोयला प्रांत का प्रमुख विस्तार किस जिले में है? तो कोरबा जिले में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाक से इसका करेक्ट उत्तर दीजिए। चलो भाई आप लोग उत्तर दीजिए, मैं 1 मिनट, आप लोग उत्तर दीजिए। चलो बाकी आप लोग उत्तर दीजिए, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। चलो, अबुझमाड़ की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? अबुझमाड़ की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो सबको पता है ना, अबुझमाड़ की जो पहाड़ी है एक्चुअल में देखोगे ना तो ये है हमारा बस्तर, ये लो, ये है बस्तर,
और बस्तर का ये क्षेत्र ध्यान से देखना, थोड़ा जो जो चीज़ बताते चलूँ याद करते चलना भाई, मैं बीच बीच में कोई ज्ञान की बातें भी आपको कनेक्ट करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये है अबुझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। ये अबुझमाड़ की पहाड़ी थोड़ा सा बीजापुर में भी है और थोड़ा सा दंतेवाड़ा तक भी हल्का फुल्का फैला है, लेकिन मुख्य रूप से ये नारायणपुर में है। आपको बता दूं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस भाग में कौन सी जनजाति रहती है, तो परजा। इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। यहाँ पर जो जनजाति है वो अबुझमाड़ की है, अबुझमाड़, तो अबुझमाड़, ठीक है। पहाड़ी होता है इसका मतलब। यहां पर जो जनजाति पाई जाती है दंडामी, माड़िया। यहां पर जो जनजाति पाई जाती है कांकेर में मुख्य रूप से जाओगे तो हलबा मिलती है। कोंडागांव में मुख्य रूप से जाओगे तो मुड़िया मिलती है। यहां पर जाओगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ यहां पर मिलेगा डोरला के साथ साथ मिलेगा धुरवा, तो धुरवा है, डोरला है, ठीक है। ऊपर में जाओगे तो यहां पर मिलेगा थोड़ा भतरा, भुइया, भुंजिया। ये सब पूरे बस्तर संभाग की प्रमुख जनजाति है। यहां पे जाओगे तो गदबा, यहीं पर है गट्ट, यहीं पर है गट्टी, यहां पर है असुर, है ना। बहुत सारी जनजातियां हैं यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये सारी की सारी जो जनजाति है सब गोंड की उप जनजाति है। याद रखना, छत्तीसगढ़ में हम जनजातियों से संबंधित एमसीक्यू भी लेकर आएंगे। बाकी एक सामान्य जानकारी मैंने यहाँ पर जनजातियों पर भी दे दिया। कहाँ, कौन से क्षेत्र में, बस्तर में। तो ये अबुझमाड़िया कहलाती है जो पीवीटीजी के अंतर्गत आती है, नारायणपुर में है, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति। चलो अगला प्रश्न। तो यहाँ पर उत्तर किस जिले में स्थित है, तो ये गलत ले लिया जी, यहाँ पर नारायणपुर सही होगा। आ जाओ अगला प्रश्न है, मैकल पर्वत किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो उत्तर, मध्य, दक्षिण, पश्चिम। तो सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है ये। छत्तीसगढ़ का मध्य बोल दिया क्या मैं, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग है और पश्चिमी भाग को हम पश्चिम उच्च भूमि कहते हैं। पश्चिम भाग को हम पश्चिम उच्च भूमि कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो पश्चिमी उच्च भूमि का भाग है। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरगुजा जिले का अधिकतर भाग किस भौतिक प्रदेश में आता है। सरगुजा जिले का अधिकतर भाग किस भौतिक प्रदेश में आता है, फटाक से इसका करेक्ट उत्तर दीजिए भाई। तो सरगुजा जिले का अधिकतर भाग पूर्वी बघेलखंड में आता है या और किसी में। तो आपको बता दूं कि सरगुजा जिले का, ध्यान से देखना, ये है हमारा सरगुजा संभाग और इस सरगुजा संभाग में ये है आपके कुल 6 जिले जो सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यहां पर ये है आपका सरगुजा। ओके, अब यहां ध्यान से देखोगे तो ये सरगुजा का 3/4 से ज्यादा हिस्सा इस पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूर्वी बघेलखंड का विस्तार पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के एमसीबी में पूरी तरह से शामिल है, कोरिया में पूरा शामिल, सूरजपुर में पूरा शामिल। लेकिन यहाँ पर सरगुजा का 3/4 हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का है, बलरामपुर का 3/4 हिस्सा किसका है, इस पूर्वी बघेलखंड का है। तो यहाँ पर किस भौतिक प्रदेश में आता है ये सरगुजा का अधिकतर भाग, तो पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है। चले आगे, चले अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देवभोग क्षेत्र किस भौतिक भाग में आता है। देवभोग क्षेत्र किस भौतिक भाग में आता है, तो देवभोग की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये देवभोग आपको मिलेगा गरियाबंद जिले में। और गरियाबंद जिले में अगर आप देखोगे तो गरियाबंद जिला कहाँ है भाई, गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिले को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर गरियाबंद है और ये गरियाबंद जो है किसका हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ का कौन से हिस्से में है, थोड़ा समझना इसको, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको एक बार और। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा छत्तीसगढ़, इस छत्तीसगढ़ का ये मध्य भाग है और मध्य भाग का ये वाला जो किनारे किनारे का हिस्सा है ये सब उच्च भूमि है। और उच्च भूमि में देखोगे तो ये पश्चिम उच्च भूमि है, ये उत्तर उच्च भूमि है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। और गरियाबंद को देखोगे तो ये दक्षिण और पूर्व उच्च भूमि में आता है। तो ध्यान से देखोगे तो गरियाबंद का हिस्सा है देवभोग, तो ये दक्षिण पूर्वी उच्च भूमि में आ जाएगा ये भौतिक।
भाग में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी करेक्ट उत्तर होगा आपका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका करेक्ट उत्तर बता दो। छत्तीसगढ़ मैदान मुख्यतः किस नदी घाटी पर विकसित है? तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ के बीचों बीच महानदी है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। 858 किलोमीटर की ये नदी है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है। ये मुख्यतः किस नदी घाटी पर मैदान है? तो ये महानदी पर है। एकदम आसान सा प्रश्न। ओके, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर है? तो लइका लइकाला ना लइकाला पता हो ही। ठीक है, एकदम मोतीचूर के लड्डू जैसे। ठीक है, खाए सीधा घुल गए मुंह में। तब मिनी माता एकदम आसान से प्रश्न हसदेव नदी पर है, कोई टफ नहीं है। चलो अगला प्रश्न, कुडार परियोजना किस जिले में है? सबको पता है महासमुंद में है, कुडार नदी पर है। एकदम लड्डू जैसा प्रश्न ये भी। डी करेक्ट आंसर होगा 37 का डी। चलो थोड़ा और स्पीड बढ़ा देते हैं। नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो सबको बता दूं कि नारंगी नदी जो है वो माकड़ी क्षेत्र जो कोंडा गांव में है वहां से निकलती है और नीचे बस्तर में जा करके इंद्रावती में मिल जाती है। तो ये कोंडा गांव से निकलती है। किस नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो भाई कोंडा गांव में भी प्रवाहित होती है और बस्तर में भी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर उसका उद्गम कोंडा गांव है और विसर्जन बस्तर के इंद्रावती पर। तो यहाँ पर किस जिले में प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से तो ये सही होगा। ज़्यादा क्लोज आंसर यही लेंगे अपन, क्योंकि इंद्रावती एकदम किनारे ऊपर में जाके मिल जाती, लेकिन बस्तर में भी थोड़ा सा इसका प्रवाह है। लेकिन ज़्यादातर कहाँ बहती है पूछे तो याद रखना ये कोंडा गांव में। तो ये भी उत्तर सही होगा, लेकिन ज़्यादा क्लोज अगर ये चारों में से ऑप्शन में अगर एक छांटने बोला जाए तो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक, चले आगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, फटाक से इसका करेक्ट आंसर दे दो भाई। चलो, गोदावरी की छत्तीसगढ़ में मुख्य सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की छत्तीसगढ़ में मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की छत्तीसगढ़ की मुख्य सहायक नदी, लो भाई अब यहाँ पर भी प्रश्न दो आंसर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये है गोदावरी नदी जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से आ रही है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी यहां से आती है और इसमें मिल जाती है यहां से इंद्रावती, और नीचे तरफ से आती है सबरी। तो सबरी भी मिल रही है और इंद्रावती भी मिल रही है। अब प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रश्न तो यही पूछ रहा है कि गोदावरी की छत्तीसगढ़ में मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख मुख्य सहायक नदी में इंद्रावती तो है, सबरी भी आ जाएगा, लेकिन ज्यादा क्लोज आंसर अगर देखोगे तो इंद्रावती को लोगे। केवल सहायक नदी पूछे तो सहायक नदी में इंद्रावती और सबरी दोनों है, लेकिन मुख्य सहायक नदी में अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसमें ये ज्यादा मुख्य है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि दोनों सही हैं, लेकिन मुख्य कौन सा होगा? ए। अगर ऑप्शन में पूछे कि चार में से एक को ही लगाना है तो ज्यादा क्लोज किसको लगाओगे? इंद्रावती को लगाओगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। चलो भाई ये भी एकदम लड्डू जैसा आसान सा प्रश्न है। कौन सी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? तो आपको बता दूं कि इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। नारंगी है, कोटरी है, डंकनी है, सोन नहीं है। अब एक झलक देख लो भाई हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर ये इंद्रावती कैसे कैसे बह रही है। तो ये देख लो भाई, ये है हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ये लो बना दिए। अब ध्यान से देखो तो ये है आपकी इंद्रावती नदी, आई बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर यहाँ पर जाकर के मिल जाती है किसमें? गोदावरी में। ये देखो ये आ रही है गोदावरी, यहाँ मिल गई। अब देखोगे तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सहायक नदियों में ध्यान से देखो तो यहाँ पर आती है कोटरी नदी, वो ऐसे करके यहाँ पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आती है निबरा, यहाँ पर आती है गुडरा, यहाँ पर आती है आपकी बोर्डिंग, और यहाँ माकड़ी से आती है नारंगी। नीचे से जाती है डंकनी और शंखनी, यहाँ पर नंदीराज। तो यहाँ पर नारंगी नदी ये है भाई, नारंगी नदी ये है। यहाँ पर कोटरी नदी, तो ये है आपकी कोटरी नदी, मोहिला मानपुर से आ रही है। डंकनी नदी ये देखो यहाँ पर डंकनी नदी है, ये आपकी दंतेश्वरी माता के पास है ना, डंकनी शंखनी के संगम पर ही तो दंतेश्वरी माता का मंदिर है। तो यहाँ बैलाडीला की पहाड़ी के पास से डंकनी डोंगरी की पहाड़ी से आती है। तो ये तीन सहायक नदी है, लेकिन सोन नदी तो ऊपर है,
जो कि गंगा की सहायक नदी कहलाती है। तो डी इसका गलत होगा, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। ओके, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, महानदी शिवनाथ के संगम स्थान किस जिले में है? महानदी शिवनाथ के संगम स्थान किस जिले में है? तो महानदी शिवनाथ के संगम स्थान छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का? ए होगा। 41 का करेक्ट उत्तर क्या होगा? ए होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हसदेव नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो सबको पता है हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। आप फिर से देख लो, ये है हमारा छत्तीसगढ़ का आसान सा नक्शा। इतने बार सारे एमसीक्यू को कर देंगे कि सब चीज आपको याद हो जाएगा। तो ये देखो, ये है सोनहट की पहाड़ी, सोनहट तहसील देवगढ़ की पहाड़ी, फिर ये एमसीबी, फिर जाएगी कोरबा, फिर जाएगी जांजगीर चांपा और यहाँ पर मिल जाती है महानदी पर। तो ये कहाँ से आ रही है? ये कोरिया से आ रही है। कोरिया से कहाँ गई? एमसीबी गई, फिर कहाँ गई? कोरबा, फिर कहाँ गई? जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा में ये मिल जाती है महानदी पर। तो हसदेव नदी का उद्गम किस स्थान से? तो देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट तहसील के पास से होती है। ये है ऊपर में देवगढ़ की पहाड़ी। ओके, चले आगे, कोरिया जिले में आता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का कौन सी नदी नहीं है? महानदी की कौन सी नदी नहीं है? महानदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो शिवनाथ तो सहायक नदी है, अरपा भी है क्या, जोग है क्या, केलो है क्या? तो देख लो यहाँ पर एक झलक। महानदी जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है वो ऐसे बहती है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आती है नीचे से पाना बरस की तरफ से, ये सोन शिवनाथ नदी इसकी सहायक नदी है। जोग नदी यहाँ से आती है और यहाँ पर मिल जाती है शिवनाथ के पास, तो जो कि सिवरी नारायण में मिलती है, ये है जोग नदी। ऊपर से आती है केलो नदी, ये भी आपकी महानदी की सहायक नदी है। लेकिन अरपा जो है वो महानदी की नहीं बल्कि शिवनाथ की सहायक नदी है, जो बिलासपुर में होते हुए बहती है। तो यहाँ पर अरपा नहीं होगा, अरपा गलत होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, फटाक से इसका करेक्ट उत्तर बता दो जी। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताते चलना है भाई, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि इजी भी है, थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा घुमा कर लाया गया प्रश्न है। तो आपकी तैयारी अगर बेहतर चल रही है तो सीधे सीधे ये प्रश्न आपको थ्योरी से निकाल करके दिए गए हैं, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। हालांकि प्रश्न मिलता जुलता है क्योंकि थ्योरी से ही निकला है, तो प्रश्न आपसे बन रहा है, मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है। ठीक है, चलो तो शिवनाथ नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो बालोद में नहीं होती, कि दुर्ग में नहीं होती, कि बेमेतरा में, कि धमतरी में? तो आपको बता दूं कि ये देखो, एक बार आपको दिखा दूं शिवनाथ नदी कहाँ प्रवाहित होती है। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, ये देखो छत्तीसगढ़ दिख रहा है। अब छत्तीसगढ़ में आप लोगों को एक बार मैं दिखा दूं कि ये वाला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये है आपका राजनांदगांव, ये है आपका दुर्ग, ये है आपका बेमेतरा, ठीक है, ये है आपका बलौदा बाजार, ये है मुंगेली, ये है बिलासपुर, ये है जांजगीर चांपा। ठीक, अब देखो तो शिवनाथ नदी मोहला मानपुर के पास से निकलती है, राजनांदगांव, फिर दुर्ग, उसके बाद बेमेतरा, फिर बलौदा बाजार, मुंगेली, फिर बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा के पास मिल जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 जिलों से होकर के बहती है। तो आप ध्यान से देखोगे तो धमतरी तो इधर है, यहाँ पर कहाँ शिवनाथ नदी पहुँच गई? नहीं, तो ये गलत होगा। तो कहाँ कहाँ से बहती है? तो ये भी याद रखना, ये नदी बह रही है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से निकल रही है, राजनांदगांव जा रही है, वहाँ से दुर्ग जा रही है, दुर्ग से बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों से इसका प्रवाह है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, याद रखना। और वर्तमान में अपडेट के साथ इसकी लंबाई 351 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, करेक्ट उत्तर याद रखना, यहाँ धमतरी होगा, जो गलत है, बाकी सब में बहती है। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ बालोद को मैं टच नहीं किया क्या जी? बालोद में तो नहीं बहती। चलो देख लो भाई, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये बालोद जिले में जाती है शिवनाथ नदी? तो भाई बालोद जिले में तो नहीं जाती,
ठीक है, ऊपर से यहाँ निकलती है, बालोद में भी नहीं बहती है, तो ये भी गलत है जी, ये भी गलत है। ठीक है, अगर ध्यान से थोड़ा देखोगे तो ये मोहला मानपुर से ऊपर सीधा राजनांदगांव, फिर दुर्ग निकल जाती है, दुर्ग से फिर बेमेतरा, बलौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बालोद में नहीं बहती, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 2 गलत है, तो यहाँ पर आप विलोपित कर दो भाई इस प्रश्न को। बाकी समझ में आ गया कहाँ कहाँ से बहती है, 8 जिले। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला जानकारी आप लोगों के लिए खास जानकारी है। जानकारी यह है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का नया बैच बिल्कुल 1 दिसंबर से चालू हुआ है। अब आगे नए बैच बनना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप इस बैच को एकदम फ्रेश न्यू बैच मान के चलो। और यहाँ पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आज ही साध्य पेशी का ऐप डाउनलोड करो, जहाँ पर आप ये नंबर से भी कांटेक्ट करके अपनी जानकारी, जो जानकारी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ व्यापम बैच ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि व्यापम ही लेता है एग्जाम मंडी उप निरीक्षक का। अमीन पटवारी तो हो गया, खैर डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, सहायक उप निरीक्षक, आने वाला व्यापम कैलेंडर आप सभी को पता है, जो भी एग्जाम होने वाला है तो आपको पता है व्यापम ढेर सारे एग्जाम लेने वाला है, तो क्यों ना उसकी तैयारी बेहतर कर लेवे। आपको बस इतना ही करना है, व्यापम बैच को ज्वाइन करना है। और व्यापम इस साल जितने भी आने वाले 2026 में जितने भी कोर्स लॉन्च करेगा, जो इसने भी एक कोर्स का एग्जाम लेगा, सब में आपको ये व्यापम बैच का फायदा मिलेगा। तो भाई आज इसको देखें, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ऑफर बिल्कुल अभी जारी है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। साध्य पेशी का ऐप डाउनलोड करके व्यापम बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, बाकी आपका कोई सुझाव हो या किसी विषय का एमसीक्यू जो टॉपिक आप चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, हम आपके जो भी डिमांड है, जिस भी विषय का आप एमसीक्यू चाहते हैं, जिस भी टॉपिक का आप एमसीक्यू चाहते हैं, बस कमेंट कर दे, आपके पास वो एमसीक्यू जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम छत्तीसगढ़ को मजबूत कर रहे हैं, हर तरीके से, हर एंगल से, कोई भी एग्जाम आए उसमें छत्तीसगढ़ का प्रश्न बन जाए, ये टारगेट से हम हर एक एमसीक्यू में कोशिश करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी क्लासेस मैं लेकर आते रहूं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास अच्छी लगी। कमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम बिल्कुल और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास इसी समय। याद रखिएगा, डेली रात्रि 9 बजे मैं आपके साथ मिलूंगा, या तो लाइव या तो कुछ कारण हो तो आपको रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये डेली आपको रात्रि 9 बजे एमसीक्यू मनीष सर के द्वारा मिलते रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आज के लिए इतना, धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि।